नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कास क्लासेज में आपकी ज्योग्राफी सीरीज चली हुई है और उस ज्योग्राफी सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान या उत्तर भारत का विशाल मैदान है। इससे संबंधित हमारे पास में 5 पॉइंट बेहतरीन तरीके के बनते हैं। 5 पॉइंट जो बनते हैं और उन्हीं पॉइंटों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। वो 5 पॉइंट कौन कौन से वो देखें। सबसे पहले उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, सबसे पहले उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और उसके सिद्धांत किस व्यक्ति ने पेश किए थे, किस प्रकार के वो सिद्धांत थे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सिद्धांत के बाद में सेकंड जो है वो भू आकृतिक प्रदेश, उत्तर भारत के विशाल मैदान को कितने भू आकृतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है वो डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में नाम आता है चार, CHAR, चार किसे कहते हैं। उसके बाद में नाम आता है फोर्थ पॉइंट बिल, BEELS, बिल किसे कहते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद में जो लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जिसमें नाम आता है फिफ्थ पॉइंट विशेषता, उत्तर भारत के विशाल मैदान की विशेषता क्या है, किस लिए प्रसिद्ध है, उसका डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम उत्तर भारत के विशाल मैदान के सिद्धांत देखते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान की, ये जो मैदान आप देख रहे हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान जो पंजाब से लेकर और यहां पर अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान जिसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत किस व्यक्ति ने पेश किए थे वो सिद्धांत एक बार देखें। देखिए, उत्तर भारत की विशाल मैदान से संबंधित एक सिद्धांत दिया था और वो सिद्धांत किसने दिया था तो आप याद रखिएगा, सर बराड मोहद्दे ने। सर बराड मोहद्दे ने एक सिद्धांत पेश किया और उस सिद्धांत का नाम क्या था तो आप याद रखिएगा, बरंस घाटी का भरण सिद्धांत। बरंस घाटी का भरण सिद्धांत दिया था सर बराड मोहद्दे ने। इस बरंस घाटी के भरण सिद्धांत में सर बराड मोहद्दे ने क्या बताया था। सर बराड मोहद्दे ने बताया कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का जब निर्माण हुआ, उत्तर भारत के जो उत्तरी छोर के ऊपर, उत्तर भारत है इसके उत्तरी छोर के ऊपर एक पर्वत श्रृंखला फैली है जिसका नाम है हिमालय पर्वत श्रृंखला। इन्होंने बताया था कि जब हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जो उत्तर भारत के अंदर फैली है उत्तरी छोर के ऊपर, जब हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था तो हिमालय पर्वत श्रृंखला और जो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल माउंटेन रेंज। इन्होंने बताया बरंस घाटी के भरण सिद्धांत में जब हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ तो हिमालय पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य एक भ्रंश पड़ गया था, एक भ्रंश कगार बन गया था, एक खाई बन गई थी। उसके बाद में जब हिमालय पर्वत श्रृंखला बना तो हिमालय से उतरने वाली नदियों के द्वारा ये भ्रंश पूरे तरीके से भर दिया गया और ये भ्रंश भरने के कारण किसका निर्माण हुआ है, उत्तर भारत के विशाल मैदान की उत्पत्ति हुई है। देखिए, एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। सर बराड मोहद्दे जिसने भ्रंश घाटी का भरण सिद्धांत दिया था, सर बराड मोहद्दे ने बताया कि जब हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ तो हिमालय पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य एक भ्रंश पड़ गया था। हिमालय पर्वत श्रृंखला का जब निर्माण हो चुका था तो हिमालय से उतरने वाली नदियां जो अपने साथ में अवसाद लेकर आती थी वो अवसाद इस भ्रंश के अंदर लगातार जमा करती गई, जिसके कारण ये जो भ्रंश पड़ा था विंध्याचल और किसके मध्य, हिमालय के मध्य, ये भ्रंश पूरे तरीके से भर गया और जैसे ये भ्रंश पूरे तरीके से भरा उत्तर भारत के विशाल मैदान की उत्पत्ति हो गई। अब ये तो सर बराड मोहद्दे ने बताया था कि इस प्रकार से उत्तर भारत के विशाल मैदान की उत्पत्ति हुई, लेकिन आलोचना करने वाले तैयार बैठे थे। आलोचक जो होते हैं ना वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। आलोचना सभी करते हैं, किसी ना किसी की करते रहते हैं। आलोचना आपकी भी होती होगी कहीं ना कहीं, तो यदि आप पढ़ रहे हैं अत्यधिक मात्रा में तो भी आलोचना आपकी होती है, नहीं पढ़ते हैं तो भी आपकी आलोचना होती है। यदि आप नौकरी भी लग जाते हैं तब भी आपकी आलोचना होगी, यदि आप नहीं भी लगते हैं तो भी आपकी आलोचना होगी। आप कोई भी बेहतरीन कार्य करते हैं तो भी आपकी आलोचना होगी, आप कुछ भी नहीं करते हैं तो भी आपकी आलोचना होगी। आलोचक तैयार बैठे रहते हैं। इसी प्रकार से सर बराड मोहद्दे ने जो भ्रंश घाटी का भरण सिद्धांत दिया था इसके ऊपर भी आलोचना की। और आलोचना किसने की तो आधुनिक जो भूगर्भ विद्या वाले जो वैज्ञानिक है, आधुनिक भूगर्भ विद्या वाले जो वैज्ञानिक है उन्होंने इस बात को नहीं माना। उन्होंने आलोचना में क्या कहा, उन्होंने आलोचना में कहा
कि विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना बड़ा भ्रंश कहीं पर भी नहीं बना जो आप बता रहे हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, देखिए उत्तर भारत के विशाल मैदान के ऊपर हिमालय पर्वत श्रृंखला, और बात करें यहां पर फैली हमारी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, तो उन्होंने बताया कि इतना विशाल भ्रंश कहीं पर भी नहीं बना। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये बताया कि ठीक है, हम मान लेते कि विशाल भ्रंश बना था और हिमालय नदियों ने अपने अवसाद जमा किए थे, लेकिन उन्होंने जो आलोचना करने वाले थे उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार से एक भ्रंश था और हिमालय नदियां लगातार अपने साथ में अवसाद लेकर आ रही थी, तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसकी गहराई सेम क्यों नहीं है, उसकी गहराई भी अलग अलग है। तो इसके ऊपर आलोचना की गई थी। उसके बाद में ये तो सर बराड़ महोदय ने बताया था कि इस प्रकार से उत्तर भारत का विशाल मैदान बना था। उसके बाद में जो सेकंड सिद्धांत है उसके पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड सिद्धांत वो देखे एक बार। सेकंड सिद्धांत था सागर का अपगमन, सागर का अपगमन सिद्धांत। और ये सागर का अपगमन सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा सर ब्लैंकफोर्ड महोदय ने, सर ब्लैंकफोर्ड महोदय ने दिया था। और ब्लैंकफोर्ड महोदय ने ये सिद्धांत कब दिया था, तो आप याद रखिएगा 1876 के अंदर सर ब्लैंकफोर्ड महोदय ने ये सिद्धांत दिया था। सर ब्लैंकफोर्ड महोदय ने क्या बताया कि एक युग था जिसका नाम था इयोसीन युग। एक युग हुआ करता था जिसका नाम क्या था, इयोसीन युग। इयोसीन युग के अंदर देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। इन्होंने बताया था कि इयोसीन युग के अंदर जो प्रायद्वीपीय भारत है, इयोसीन युग के अंदर जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका महाद्वीप के साथ में जुड़ा हुआ था। किसके साथ में जुड़ा हुआ था, अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप के साथ में जब ये प्रायद्वीपीय भारत जुड़ा था, उसके उत्तर दिशा के अंदर एक विशाल सागर हुआ करता था। उसके उत्तर दिशा में एक विशाल सागर हुआ करता था, और वो विशाल सागर याद रखिएगा असम में इरावती नदी से लेकर, वो विशाल सागर है वो असम में इरावती नदी से लेकर और पश्चिम में याद रखिएगा सिंधु नदी तक, सिंधु नदी या हम कह सकते हैं पंजाब या पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक फैला था। समझने का प्रयास कीजिएगा। इन्होंने बताया कि इयोसीन युग में प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया, जो अफ्रीका महाद्वीप के साथ में जुड़ा था, इसके उत्तर में एक विशाल सागर हुआ करता था। वो विशाल सागर असम में इरावती नदी से लेकर और सिंधु नदी पंजाब बलूचिस्तान तक फैला था। उसके बाद में हिमालय पर्वत श्रृंखला का जैसे जैसे निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत श्रृंखला का जैसे ही निर्माण होता है, हिमालय से उतरने वाली नदियां उस सागर के अंदर अवसाद जमा करती है। इन्होंने बताया कि इसके मध्य एक सागर हुआ करता था, और जैसे ही हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, हिमालय से उतरने वाली नदियां अपने अवसाद लगातार इस सागर में जमा करती रही, अपने अवसाद लगातार इस सागर में जमा करती रही। अब आप बताएं, लगातार यदि किसी सागर के अंदर अवसाद जमा हो रहे हैं, तो सागर का क्षेत्रफल है वो कम होगा या नहीं होगा, होगा क्षेत्रफल, क्योंकि हम देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी का क्षेत्रफल लगातार कम हो रहा है। हम किसके कारण बता सकते हैं, क्योंकि सुंदरवन डेल्टा जिसका लगातार विस्तार बढ़ता जा रहा है, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्रफल है उसका आकार है या उसका क्षेत्रफल लगातार कम होता जा रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि इन्होंने बताया था कि जब हिमालय पर्वत श्रृंखला बना, तो हिमालय से उतरने वाली नदियां लगातार इस सागर में अपने अवसाद जमा करती रही, और जैसे जैसे अवसाद इस सागर के अंदर जमा होते जा रहे थे, इस सागर का जो क्षेत्रफल है वो कम होता जा रहा था। एक टाइम ऐसा आया था कि लंबी प्रक्रिया के बाद में, अवसाद और अवतलन की प्रक्रिया के बाद में, इस सागर के अंदर अत्यधिक मात्रा में अवसाद जमा हो गए, और अत्यधिक मात्रा में अवसाद जमा होने के कारण किसकी उत्पत्ति हुई थी, तो आप याद रखिएगा उत्तर भारत के विशाल मैदान की या उत्तर भारत के मैदान की उत्पत्ति हुई। लेकिन इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ मत पेश किए गए थे, इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ मत पेश किए थे ताकि हमारे ऊपर या इसके ऊपर कोई आलोचना ना हो। तो आलोचना से डरने के लिए या आलोचना से दूर हटने के लिए इन्होंने अपने मत पेश किए थे। उन मतों का हम बाद में डिस्कशन करेंगे, फिर से एक बार इसका सिद्धांत हम देख लेते हैं। सर ब्लैंकफोर्ड महोदय ने 1876 में सागर का अपगमन सिद्धांत दिया। सागर के अपगमन सिद्धांत में इन्होंने बताया कि इयोसीन युग के अंदर प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा था। इसके उत्तर में एक विशाल सागर हुआ करता था। वो सागर असम में इरावती नदी से लेकर और पंजाब में बलूचिस्तान
ये सिंधु नदी तक फैला हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद में हिमालय पर्वत श्रृंखला के निर्माण के बाद में हिमालयी नदियों द्वारा उस सागर में लगातार अवसाद जमा होते गए और अवसादों के जमा होने के बावजूद वो सागर जिसका क्षेत्रफल कम होता गया। अवसादन और अवतलन की लंबी प्रक्रिया के बाद में अवतलन की लंबी प्रक्रिया के बाद में उत्तर भारत के विशाल मैदान की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन उत्तर भारत के विशाल मैदान की उत्पत्ति के संबंध में इन्होंने अपने मत पेश किए थे। और वो मत किस प्रकार पेश किए थे? तो इन्होंने बताया था हमारे पास में एक हिमालय पड़ता है, कुमायूं हिमालय है। और कुमायूं हिमालय हमने पिछली वीडियो के अंदर, हिमालय की जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर पूछा था कि कुमायूं हिमालय कौन सी दो नदियों के मध्य स्थित है। तो याद रखिएगा, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। कुछ लोगों ने कमेंट कर रखे थे तो बहुत बेहतरीन है, रोज पढ़े वो लगातार। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदी के मध्य पड़ता है। कुमायूं हिमालय को दो भागों के अंदर बांटा गया था, जिसमें नाम आता है हिमाचल हिमालय और गढ़वाल हिमालय। यदि ये चीजें आपको विस्तार से देखनी है तो हिमालय वाली वीडियो अवश्य देखें। तो इन्होंने अपने मत में पहला जो पॉइंट बताया था वो बताया था कुमायूं हिमालय के गढ़वाल हिमालय में बलुआ पत्थर मिलते हैं। इन्होंने बताया था कुमायूं हिमालय के गढ़वाल हिमालय के अंदर बलुआ पत्थरों का मिलना। इन्होंने दूसरा बताया था कि राजस्थान के अंदर लवणीय झीलों का मिलना। इन्होंने तीसरा बताया था कि बंगाल की खाड़ी के अंदर सुंदरवन डेल्टा का लगातार विस्तार होना। और इन्होंने चौथा जो पॉइंट बताया था वो बताया था कि कच्छ की खाड़ी के अंदर जो द्वीप पड़ते हैं उनका मुख्य भूमि से जुड़ा होना। ये सिद्धांत कुमायूं हिमालय के गढ़वाल हिमालय में बलुआ पत्थरों का मिलना, राजस्थान के अंदर लवणीय झीलों का मिलना, थर्ड बंगाल की खाड़ी के अंदर सुंदरवन डेल्टा का लगातार विस्तार बढ़ना, और फोर्थ कच्छ की खाड़ी के अंदर जो द्वीप मिलते हैं उन द्वीपों का मुख्य भूमि से जुड़ा होना। अब मान लेते हैं कि कच्छ की खाड़ी के अंदर जो द्वीप थे, पहले इस टाइम तक थोड़ा सा हम इमेजिन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर है वो द्वीप, लेकिन लगातार इस क्षेत्र के अंदर यहां से बहती हुई कुछ नदियां आ रही है, इस क्षेत्र के अंदर यहां से बहती हुई कुछ नदियां गिर रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये द्वीप है ना, ये मुख्य भूमि से ही सट जाएगा। लगातार नदियां अपने अवसाद जमा करती जा रही है। तो उन्हीं अवसादन के बारे में इन्होंने अपने मत पेश किए थे, और वो मत थे कुमायूं हिमालय में बलुआ पत्थर का मिलना। यदि कोई किसी स्थान के ऊपर पानी भरा है और उस स्थान के ऊपर लगातार हिमालय से या किसी भी क्षेत्र से, पहाड़ों से कोई नदी आ रही है और वो अवसाद उस क्षेत्र के अंदर जमा करती है, तो कुछ समय के बाद में, बहुत लंबे पीरियड के बाद में वहां पर बलुआ पत्थरों का मिलना तय है, याद रखिएगा। राजस्थान के अंदर लवणीय झीलें, उन्होंने बताया था कि यहां पर अवश्य एक सागर था और उस सागर के अंदर अवसाद जमा हुए थे। उस सागर का जो एग्जाम्पल है वो हम देख सकते हैं राजस्थान में लवणीय झीलों के अनुरूप। तीसरा उन्होंने बताया था कि जो ये उत्तर भारत का विशाल मैदान की जगह पहले सागर हुआ करता था, उस सागर के अंदर हिमालयी नदियों ने अवसाद जमा किए थे, उसके बावजूद इसका निर्माण हुआ था। उसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कहां पर? बंगाल की खाड़ी में लगातार सुंदरवन डेल्टा का बढ़ना, क्योंकि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है वो लगातार अवसाद जमा करती है, जिसके कारण सुंदरवन डेल्टा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एक टाइम ऐसा था कि सागर था, उसके अंदर अवसाद धीरे धीरे जमा हुए, अवसाद कम थे तो क्षेत्रफल कम बढ़ा, अवसाद धीरे धीरे जमा होते गए तो उत्तर भारत के विशाल मैदान की उत्पत्ति हुई। और फोर्थ उन्होंने बताया कि कच्छ की खाड़ी के अंदर जो द्वीप है उनका मुख्य भूमि से जुड़ा होना। चारों पॉइंट याद रखिएगा। आलोचना से डरने के लिए, आलोचना ना हो उसके कारण इन्होंने अपने बहुमत पेश किया था कि इस प्रकार से हम इन एग्जाम्पलों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, हकीकत में ही सागर के अपगमन सिद्धांत के अकॉर्डिंग उत्तर भारत के विशाल मैदान की उत्पत्ति हुई है। तो ये दो सिद्धांत थे आपके सामने कि उत्तर भारत के विशाल मैदान की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसका हमने फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लिया है, सिद्धांत पढ़ लिया कि किस प्रकार से उत्तर भारत के विशाल मैदान की उत्पत्ति हुई थी। अब हम देखेंगे कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसको कितने भूआकृतिक प्रदेशों के अंदर बांटा हुआ है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को कितने भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा है? तो आप याद रखिएगा 4 भूआकृतिक प्रदेशों के अंदर बांटा है, जिसमें सबसे पहले किसका नाम आता है? तो आप याद रखिएगा भाबर का मैदान। उसके बाद में सेकंड किसके नाम आता है? तो याद रखिएगा तराई का मैदान। उसके बाद में किसका नाम आता है? तो आप याद रखिएगा बांगर का मैदान। और उसके बाद में आप याद रखिएगा किसका नाम आता है? खादर का मैदान। लेकिन भूआकृतिक प्रदेश से पहले हम जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसकी कुछ विशेषता पढ़ेंगे।
भूआकृतिक प्रदेश जानने से पहले जो उत्तर भारत का विशाल मैदान फैला है इसकी कुछ विशेषता पढ़ेंगे। उसके बाद में हम भारत के जो उत्तर का विशाल मैदान है उसके भूआकृतिक प्रदेश पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसकी विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में फैला है। इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, विशेषता देखेंगे पहले हम देखेंगे विशेषता, उसके बाद में भूआकृतिक प्रदेश देखेंगे कितने भूआकृतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है। तो विशेषता के अंदर देखें तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला, यहां पर हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला फैली और उस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा शिवालिक। हिमालय की सबसे बाद में और सबसे नई बनी पर्वत श्रेणी का नाम है शिवालिक। हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणी का नाम है शिवालिक और उस शिवालिक पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में क्या फैला है? तो याद रखिएगा शिवालिक के दक्षिण में फैला है किसका मैदान? तो याद रखिएगा उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो कौन सी दिशा में फैला है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में। लेकिन उत्तर भारत के विशाल मैदान, साथ ही साथ में नोट करते रहे या सुनते रहे अच्छे तरीके से, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ये हम मान लेते हैं कि ऊपर हमारे पास में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा शिवालिक, और इसके नीचे एक मैदान फैला है और उस मैदान का नाम क्या है? तो उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान और शिवालिक पर्वत श्रृंखला के मध्य एक भ्रंश पड़ता है, एक विशाल भ्रंश पड़ता है। कहने का तात्पर्य एक विशाल खाई है और उस भ्रंश को किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से। याद रखें, उत्तर भारत का विशाल मैदान और शिवालिक पर्वत श्रृंखला के मध्य एक विशाल भ्रंश है और उस विशाल भ्रंश को किस नाम से जानते हैं? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान शिवालिक पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में फैला है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो आप याद रखिएगा उत्तर भारत के विशाल मैदान की उत्पत्ति हिमालयी नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों के कारण हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसकी पूर्व दिशा के अंदर चौड़ाई है ना, पूर्वी दिशा के अंदर चौड़ाई कम है और पश्चिमी दिशा के अंदर बात करें तो चौड़ाई ज्यादा है। पश्चिम दिशा के अंदर चौड़ाई ज्यादा है और पूर्वी दिशा के अंदर चौड़ाई कम है। इसके एग्जाम्पल हमें देखें और आप यहां पर मैप के अंदर भी देख सकते हैं। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसकी पूर्वी दिशा के अंदर चौड़ाई कम है और पश्चिमी दिशा के अंदर चौड़ाई ज्यादा है। जैसे कि हमने देखा राजमहल पहाड़ियां जो झारखंड के अंदर पड़ती है, राजमहल पहाड़ियों के पास में इसकी चौड़ाई है 100 किलोमीटर। राजमहल पहाड़ियां झारखंड के पास में इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर है। उसके बाद में यदि हम पटना के पास में देखें, पटना जो बिहार के अंदर है इसकी चौड़ाई है वहां पर 200 किलोमीटर। उसके बाद में हम देखें इलाहाबाद के पास में, इलाहाबाद जो यूपी के अंदर पड़ता है जिसका नाम प्रयागराज हो गया है। जिसका नाम क्या हो गया? प्रयागराज। अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। इतिहास का वह शासक जो प्रत्येक 5 साल में प्रयागराज के अंदर एक धार्मिक सभा का आयोजन करता था। इतिहास का वह शासक जो प्रत्येक 5 साल में प्रयागराज के अंदर एक धार्मिक सभा करता था, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। और यदि वो शासक आपको पता है तो उसकी सारी चीजें, उससे संबंधित सारी चीजें कमेंट बॉक्स में लिखें। तो याद रखिएगा इलाहाबाद के अंदर उत्तर भारत के विशाल मैदान की जो चौड़ाई है वो कितना है? 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर। और यदि पंजाब के अंदर उत्तर भारत के विशाल मैदान की चौड़ाई देखें कि पंजाब के अंदर कितनी है, तो आप याद रखिएगा 500 किलोमीटर पंजाब के अंदर है। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो पूर्व के अंदर चौड़ाई कम है और पश्चिम के अंदर चौड़ाई है उत्तर भारत के विशाल मैदान की अत्यधिक मिलती है। दूसरा, उत्तर भारत की का जो मैदान है इसकी औसतन चौड़ाई कितनी है? तो औसतन चौड़ाई आप याद रखिएगा 100 से 500 किलोमीटर इसकी औसतन चौड़ाई है। लेकिन उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है जिसकी औसतन गहराई कितनी है? तो याद रखिएगा औसतन जो गहराई है उत्तर भारत के विशाल मैदान की औसतन गहराई है 1300 से 1400 मीटर, इसकी औसतन गहराई है 1300 से 1400 मीटर इसकी औसतन गहराई है। लेकिन उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान जिसकी सबसे कम गहराई कहां पर है? तो आप याद रखिएगा बुंदेलखंड के अंदर। सबसे कम जो गहराई है वो कहां पर है? बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे कम गहराई है।
लेकिन सबसे ज्यादा गहराई उत्तर भारत के विशाल मैदान की सबसे ज्यादा गहराई कहां पर है, तो आप याद रखिएगा हरियाणा के अंबाला और यमुनानगर के अंदर। हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हरियाणा के अंदर अंबाला, और एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है यमुनानगर। हरियाणा के अंबाला और यमुनानगर में उत्तर भारत के मैदान की सर्वाधिक गहराई है, और वो गहराई कितनी मिलती है, तो आप याद रखिएगा 8 किलोमीटर उसकी गहराई मिलती है। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसकी सबसे कम गहराई कहां पर है, तो बुंदेलखंड के अंदर, और सबसे ज्यादा गहराई कहां पर है, तो हरियाणा के अंबाला और यमुनानगर में सर्वाधिक गहराई देखने को मिलती है। उत्तर भारत के मैदान की कुछ विशेषता है, वो विशेषता एक बार फिर से देख लीजिए। उत्तर भारत का विशाल मैदान जिसका निर्माण हिमालय से जो नदी आई थी उसके अवसाद जमा होने के कारण हुआ है। उत्तर भारत के विशाल मैदान और शिवालिक पर्वत श्रृंखला के मध्य एक विशाल भ्रंश है, उसे हिमालयन भ्रमपाठ के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान की पूर्व में जो चौड़ाई है, पूर्वी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कम है और पश्चिमी चौड़ाई ज्यादा है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल आपके सामने हमने दिए हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान की औसतन गहराई कितनी है, तो 1300 से 1400 मीटर इसकी औसतन गहराई है। उत्तर भारत का विशाल मैदान जिसकी गहराई सबसे कम बुंदेलखंड के अंदर और सबसे ज्यादा कहां पर है, अंबाला और यमुनानगर के अंदर, जो हरियाणा के अंदर पड़ते हैं। 8 किलोमीटर वहां पर इसकी गहराई देखने को हमें मिलती है। उसके बाद में उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसे भारतीय संस्कृति का कोष कहा जाता है। याद रखिएगा, इसकी विशेषता के ही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम। सबसे पहले उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान, इसे भारतीय संस्कृति का कोष कहा जाता है। उसके बाद में उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इस मैदान की जो ढलान है, इस मैदान की जो ढलान है वो काफी मंद है। इस मैदान की ढलान है वो काफी मंद है। अब उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र से कोई भी नदियां बहेगी तो वो भी मंद गति से बहेगी, तो उन नदियों के अंदर अच्छे तरीके से या काफी मात्रा में नौकागमन किया जा सकता है। तो याद रखेगा, उत्तर भारत के अंदर जो नदियां बहती है उनके अंदर नौकागमन भी किया जा सकता है। उत्तर भारत के अंदर नदियों द्वारा लगातार परत बाई परत जो परतदार चट्टानें जमा की गई है, परतदार चट्टानें बनाई गई है उत्तर भारत के अंदर नदियों द्वारा, उन परतदार चट्टानों के अंदर कोयला और पेट्रोलियम मिलता है। याद रखिएगा, नदियों के द्वारा उत्तर भारत के अंदर जो परत बाई परत जमती गई है, नदियों के द्वारा परतदार चट्टान बनी है नदियों के माध्यम से, उनके अंदर कोयला और पेट्रोलियम मिलता है। याद रखें। उसके बाद में उत्तर भारत की जो भूमि है, उत्तर भारत की जो भूमि है वो अत्यधिक मात्रा में उपजाऊ है, अत्यधिक मात्रा में उर्वरता मिलती है, उसके अंदर अत्यधिक मात्रा में उपजाऊ है। लेकिन याद रखिएगा, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान पूरे देश के क्षेत्रफल का 33% है। उत्तर भारत का विशाल मैदान पूरे देश का 33% है। याद रखिए, उत्तर भारत का विशाल मैदान पूरे देश का 33% है, लेकिन इसके अंदर जनसंख्या निवास करती है पूरे देश की 40%। उत्तर भारत का विशाल मैदान पूरे देश के क्षेत्रफल का 33% है, लेकिन इसके अंदर जनसंख्या निवास करती है पूरे देश की 40% जनसंख्या निवास करती है। और उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंदर, उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसके अंदर काफी तीर्थ स्थल भी पड़ते हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, बोध गया जो पटना के अंदर है, बोध गया बिहार के अंदर है, और उसके बाद में नाम आता है पटना का नाम आता है, उसके बाद में ज्वाला देवी का नाम आता है, उसके बाद में हजरत बल का नाम आता है जो पड़ता है, उसके बाद में याद रखिएगा इलाहाबाद का नाम आता है, वाराणसी का नाम आता है। ये उत्तर भारत के अंदर पड़ने वाले तीर्थ स्थल है। ये सभी चीजें आप याद रखिएगा। तो ये याद रखिए, ये उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसकी विशेषता थी। अब हम उत्तर भारत का जो भूआकृतिक प्रदेश है उसका डिस्कशन करेंगे। उत्तर भारत की विशेषता से संबंधित पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। चलिए, समझ में आ गए तो आगे बढ़ते हैं। ये सभी चीजें आप याद रखिएगा और सभी आप लगातार पढ़ते रहे। यदि आप जॉब लग जाएंगे ना, तभी हमको तसल्ली मिलने वाला है। हमको अत्यधिक खुशी होगा जब आप जॉब लग जाएंगे, उस समय तो आप लगातार पढ़े। कोई इतना चिंताजनक विषय है नहीं, सारी चीजें समझ में आएगी। और ये चीजें यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें इनको। कंपटीशन में मजा तभी आता है जब कोई आपको टक्कर देने वाला मिलेगा। यदि आप थोड़े से ज्यादा पढ़ते हैं तो आपको कोई टक्कर नहीं दे रहा, तो ये समझ लेना आप इतने प्रतिभाशाली नहीं बन पाएंगे। लेकिन कोई आपको टक्कर देने वाला होता है तो उस समय आप बहुत प्रतिभाशाली बन पाएंगे। तो सामने वाला जब टक्कर देता है तो उसी समय
अच्छे तरीके से पढ़ाई हो पाएगा। क्योंकि आपने देखा हर क्षेत्र में कंपटीशन है। जैसे कोई भी मान लीजिए आपने ओपन रैली देखी होगी आर्मी की, आपने वैसे देखी होगी। ओपन रैली में यदि दौड़े नहीं होंगे तो वैसे देखी होगी, बंदे एक दूसरे को काटने की सोचते हैं तो वो एक दूसरे को टक्कर देते हैं। तो यदि आप भी इन चीजों को शेयर करेंगे तो वो लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बावजूद वो लोग आपको टक्कर देंगे और तभी आपको असली कंपटीशन का पता लगेगा। यदि ये वीडियो हकीकत में आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और अपने दोस्तों से बोले कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और आप भी पढ़े ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारा उद्देश्य है। कोई बात नहीं। देखे उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसको कितने भूआकृतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है? 4 भूआकृतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है। 4 भूआकृतिक प्रदेश, जिसमें सबसे पहले नाम आता है भाबर का मैदान। भाबर का जो मैदान है, इस भाबर के मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? तो आप याद रखिएगा, भाबर के मैदान का निर्माण हुआ है हिमालय से उतरने वाली नदियों के कारण। हिमालय से जो नदियां उतरती थी, शिवालिक पर्वत श्रृंखला आई। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बाद में भाबर का मैदान शुरू हुआ। उत्तर भारत का विशाल मैदान का प्रथम चरण शुरू हुआ। अब जैसे ही शिवालिक पर्वत श्रृंखला से कोई नदी उतरती हुई आ रही है, पहले आया महान हिमालय, फिर उसके बाद में लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, धीरे धीरे उसकी गति भी धीरे धीरे कम होती आ रही है। और एक टाइम ऐसा है कि वो उत्तर भारत के विशाल मैदान में प्रवेश कर गई। और सबसे पहले कौन से क्षेत्र में? भाबर के मैदान। और जैसे ही भाबर के मैदान में प्रवेश किया तो इसकी ढलान बिल्कुल कम हो गई। तो पहाड़ी क्षेत्रों से जो अपने साथ में अवसाद लेकर आ रही थी वो कहां पर छोड़ दिए? भाबर के मैदान में। तो याद रखिएगा, भाबर का मैदान है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो उत्तर जो विशाल हिमालय है, हिमालय से जो नदियां उतरती थी उसके कारण, उनके अवसाद जमा करने के कारण भाबर के मैदान की उत्पत्ति हुई है। भाबर का मैदान जिसकी चौड़ाई कितनी है? तो जिसकी चौड़ाई है 8 किलोमीटर। और ये जो भाबर का मैदान है ये कहां से कहां तक फैला है? तो याद रखिएगा, जम्मू से लेकर और कहां तक फैला है? असम तक फैला है। हम मान सकते हैं कि इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र फैला होगा किसका? तो आप याद रखिएगा, भाबर का। भाबर का जो मैदान है ये जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन से लेकर और कहां तक फैला है? असम तक फैला है। भाबर के मैदान के अंदर जो लोग रहते हैं उनका विशेष कार्य क्या है? तो आप याद रखें, उनका विशेष कार्य है पशुपालन। भाबर के मैदान के अंदर जो भी लोग निवास करते हैं तो उनका विशेष जो कार्य है वो क्या है? पशुपालन उनका विशेष कार्य है। लेकिन भाबर के मैदान के अंदर चिकनी मिट्टी, भाबर के मैदान के अंदर चिकनी मिट्टी, उसके बाद में चूना पत्थर, उसके बाद में कंकड़ पत्थर, उसके बाद में मोटा बालू। याद रखिएगा, भाबर का जो मैदान है उसके अंदर चीनी मिट्टी, चूना, कंकड़ पत्थर और मोटा बालू मिलता है। और कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण वहां की जो मिट्टी है उसके अंदर सरंध्रता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो आप याद रखिएगा, सरंध्रता उसके अंदर पाई जाती है। जैसे किस प्रकार से? वो देखें, इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि कंकड़ पत्थर है मोटे मोटे, यहां पर इस प्रकार से। इनके अंदर आप देखिएगा, ये जो क्षेत्र है ये खाली क्षेत्र है, इसके अंदर सरंध्रता पाई जाती है, पारगम्यता पाई जाती है। पारगम्यता समझ रहे हैं ना? इनके अंदर जो जगह मिलती है थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर, पारगम्य जैसे कोई भी चीज है, हम उसके लिए किसी भी चीज को हम यदि सामने से देख रहे हैं, यदि हम इस तरफ खड़े और वो सामने दिख रही है तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि पारगम्य, एक तरीके से वो पारगम्य दृष्टि से हम देख रहे हैं। तो याद रखिएगा, कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण इस मिट्टी में सरंध्रता और पारगम्यता मिलती है। और ये जो क्षेत्र है इसके अंदर चूने पत्थर अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं, सरंध्रता और पारगम्यता पाई जाती है, जिसके कारण जो सरंध्रता और पारगम्यता पाई जाती है उसके कारण जो पानी है वो तिरोगति से नीचे की तरफ चला जाता है। पानी जो है वो तिरोगति से नीचे की तरफ चला जाता है। और खासकर जो छोटी नदियां है, खासकर जो भाबर के मैदान के अंदर, भाबर का मैदान आप समझ रहे हैं शिवालिक के दक्षिण के अंदर पड़ता है, इस भाबर के मैदान के अंदर खासकर छोटी नदियां विलीन हो जाती है। और वो यहां पर तो विलीन हो जाती है और कुछ समय के बाद में फिर से दूर कहीं पर बहती हुई दिखाई देती है। इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है, हरियाणा के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है सरस्वती नदी। ये सरस्वती नदी भाबर के मैदान के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर विलीन हो जाती है और कुछ समय के बाद में फिर से बहने लगती है। उसका प्रमाण भी देखने को मिला है। ये सरस्वती नदी जो यमुनानगर से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है और उस क्षेत्र के अंदर भाबर का मैदान मिलता है, वहां पर ये विलीन हो जाती है, कुछ समय के बाद में फिर से बहने लगती है। और ये प्रमाण यमुनानगर के अंदर ही देखने को मिले हैं।
2015 की घटना है जब सरस्वती नदी के पानी के चैनल देखे गए धरातल के नीचे बहते हुए। तो याद रखिएगा भाबर का मैदान है, उसमें कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण सरंध्रता और पारगम्यता पाई जाती है, जिसमें पानी तीव्र गति से नीचे की तरफ चला जाता है और छोटी नदी अक्सर इसके अंदर विलीन हो जाती है और कुछ दूरी के बाद में फिर से बहती हुई दिखाई देती है। तो ये भाबर के मैदान की विशेषता थी। लेकिन भाबर के मैदान के दक्षिण में तराई का मैदान फैला है। भाबर के मैदान के दक्षिण में तराई का मैदान फैला है और ये जो तराई का मैदान है इसकी चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर है। कहने का तात्पर्य जो तराई का मैदान है इसकी पूर्व के अंदर चौड़ाई 15 किलोमीटर है और पश्चिम के अंदर इसकी चौड़ाई कितनी है, तो आप याद रखिएगा पश्चिम के अंदर इसकी चौड़ाई पड़ती है 30 किलोमीटर। उसके बाद जो तराई का मैदान है, इस तराई के मैदान में वनों की अधिकता मिलती है। याद रखिएगा जंगलों की अधिकता मिलती है। तराई का मैदान है उसके अंदर वनों की और जंगलों की अधिकता मिलती है, जिसके कारण यहां पर जो मौसम है उसके अंदर नमी मिलती है। याद रखिएगा उसके अंदर आर्द्रता मिलती है। याद रखिएगा तराई के मैदान में जंगलों की अधिकता के कारण, वनों की अधिकता के कारण उस क्षेत्र के अंदर आर्द्रता और नमी मिलती है। और अत्यधिक मात्रा में आर्द्रता के कारण वहां पर मच्छरों का प्रकोप भी बहुत ज्यादा है। अत्यधिक मात्रा में आर्द्रता के कारण वहां पर मच्छरों का प्रकोप भी बहुत ज्यादा है। और पहले जब सर्वाधिक मात्रा में सघन वन थे, आजकल तो धीरे धीरे वन कट रहे हैं, पहले जब सर्वाधिक मात्रा में सघन वन हुआ करते थे इस क्षेत्र के अंदर तराई के मैदान में, तो यहां पर मलेरिया जैसी महामारी फैलने का भी खतरा रहता था। मलेरिया जैसी महामारी फैलने का भी खतरा उस समय रहता था। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। लेकिन धीरे धीरे वनों को काटकर यहां पर कृषि योग्य भूमि विकसित की जा रही है। धीरे धीरे जो वन है उनको काटकर कृषि योग्य भूमि विकसित की जा रही है। और आजकल तराई के मैदान में, आजकल जो भाबर के मैदान के नीचे पड़ता तराई के मैदान में, उसके अंदर चावल, गेहूं, गन्ना, तिलहन और दलहन जैसी फसलों की कृषि की जाती है या फसलें उगाई जाती है। तो ये चीजें याद रखिएगा। जो वहां पर तराई का मैदान है, वनों की अधिकता के कारण आर्द्रता मिलती है, आर्द्रता की अधिकता के कारण मच्छरों का प्रकोप रहता है, मलेरिया जैसी महामारी फैलने का खतरा होता था, आजकल तो इतना नहीं है। और इसके वनों को काटकर, तराई के मैदान के वनों को काटकर धीरे धीरे इस भूमि को कृषि योग्य बनाया जा रहा है। और कृषि किसकी की जाती है, तो गेहूं, चावल, गन्ना, तिलहन और दलहन की कृषि की जाती है। उसके बाद में जो नाम आता है उसमें नाम आता है बांगर का मैदान। बांगर का जो मैदान है उसका डिस्कशन करेंगे। बांगर का मैदान है उत्तर भारत का जो विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान जिसमें सर्वाधिक मात्रा में पुरानी जलोढ़ मृदा मिलती है। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी मिलती है, पुरानी जलोढ़ मृदा। और पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं, बांगर के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत का विशाल मैदान जिसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में मिलती है पुरानी जलोढ़ मृदा, जिसे बांगर के नाम से जानते हैं। उसके बाद में जो बांगर के अंदर जो बांगर का शुष्क क्षेत्र है, बांगर का जो शुष्क क्षेत्र है उसके अंदर जो भूमि है, बांगर के शुष्क क्षेत्र के अंदर जो भूमि है वो धीरे धीरे कलर होती जा रही है। धीरे धीरे उसके अंदर कलर विकसित होता जा रहा है। कलर ऐसी भूमि होती है जहां पर कृषि नहीं की जा सकती। तो याद रखिएगा बांगर का जो शुष्क क्षेत्र है उसके अंदर धीरे धीरे कलर भूमि विकसित होती जा रही है, जिसके अंदर हम कृषि नहीं कर सकते। कृषि करेंगे तो थोड़ा बहुत मात्रा में होगा। इसको हम कलर को रेह या ऊसर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट मिलता है कि जो पुरानी जलोढ़ मृदा है, बांगर के अंदर जो भूमि मिलती है, बांगर के अंदर जो मिट्टी मिलती है, उस मिट्टी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां मिलती है। बांगर के मैदान के अंदर जो मिट्टी मिलती है उस मिट्टी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां मिलती है, याद रखिएगा। लेकिन ये जो कलर भूमि है, कलर भूमि का जब वाष्पीकरण होता है, कलर भूमि जब वाष्पीकरण होता है तो इसमें वाष्पीकरण के कारण अत्यधिक मात्रा में लवण है वो धरातल से ऊपर आ जाते हैं। जो हानिकारक लवण है वो धरातल से ऊपर आ जाते हैं, जो कृषि कार्यों के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त होते हैं। तो याद रखिएगा कलर भूमि के वाष्पीकरण के कारण काफी मात्रा में लवण धरातल के ऊपर आ जाते हैं, जो कृषि कार्यों के लिए अनुपयुक्त होते हैं। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। बांगर का मैदान पुरानी जलोढ़ मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंदर फैला है। कलर भूमि अत्यधिक बांगर का जो शुष्क क्षेत्र है उसके अंदर विकसित होती जा रही है और कलर भूमि के वाष्पीकरण के कारण कुछ लवण ऊपर आ जाते हैं जो कृषि कार्यों के लिए अनुपयुक्त होते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है खादर का मैदान।
याद रखिएगा खादर का मैदान। अब खादर जो का मैदान है वो कहां पर मिलता है, तो याद रखिएगा नदी क्षेत्रों के दूर, सॉरी नदियों के आसपास का क्षेत्र, नदियों के दोनों तरफ का जो क्षेत्र है, ये कोई नदी बह रही है और इसके दोनों तरफ का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, तो खादर का मैदान है। लेकिन नदी क्षेत्रों के और बाढ़ के क्षेत्रों के दूर का मैदान है वो कौन सा है, बांगर का मैदान। नदी और बाढ़ के क्षेत्रों से दूर का मैदान बांगर का मैदान, और नदी और बाढ़ के क्षेत्रों का मैदान जो है वो किस नाम से जाना जाता है, खादर का मैदान। नदियों में जब उफान आता है, जब नदियों में उफान रहता है तो नदियों में जब उफान आता है तो नदियां दूर तक फैल जाती है, बाढ़ वगैरह का भी प्रकोप बन जाता है। जब जो पहले मिट्टी होती है उसके ऊपर मिट्टी की नई परत जम जाती है। ये याद रखिएगा, नदियों और बाढ़ के क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी मिलती है, खादर मिट्टी मिलती है। और ये खादर मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में उपजाऊ होती है। इसके अंदर हम गेहूं, चावल, गन्ना, फल सब्जियां और चारा आदि की फसलें हम उगाते हैं, याद रखिएगा। और ये जो आपने देखा होगा कि जैसे गंगा नदी का डेल्टा, गोदावरी नदी का डेल्टा, डेल्टा क्षेत्रों के अंदर भी कौन सी मिट्टी मिलती है, खादर मिट्टी डेल्टा क्षेत्रों के अंदर मिलती है। लेकिन आपसे पूछे, हमने अभी बताया था गंगा नदी का जो डेल्टा है वो एक सक्रिय डेल्टा है। गंगा नदी का जो डेल्टा है वो कैसा डेल्टा है, एक सक्रिय डेल्टा है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें, मान लेते हैं कि कोई नदी यहां से बहती हुई जा रही है, और ये हमारे पास में बंगाल की खाड़ी पड़ती है। मान लेते हैं इस प्रकार से, कोई नदी प्रायद्वीपीय भारत के अंदर, ये प्रायद्वीपीय भारत है, कोई नदी यहां से बहती हुई जा रही है इस प्रकार से और ये बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती, लेकिन खाड़ी में गिरने से पहले ये नदी यहां पर डेल्टा बनाती। क्या बनाती है, डेल्टा। याद रखिएगा क्या बनाती है, डेल्टा। लेकिन डेल्टा क्षेत्रों के अंदर देखिए, हमने 2 पॉइंट अभी तक पढ़े हैं, 3 पॉइंट, सिद्धांत, भूआकृतिक प्रदेश और विशेषता, उत्तर भारत के विशाल मैदान की विशेषता क्या है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो चार की बात कर रहे हैं कि चार होता क्या है। चार जो है वो किसको चार के नाम से जानते हैं, तो वो देखें। याद रखिएगा, कोई भी नदी बह रही है और ये नदी समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है, तो याद रखिएगा डेल्टा क्षेत्रों के अंदर जो ऊंची उठी हुई भूमि है, मान लेते कि ये थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, इस प्रकार से डेल्टा बनाती, ये नदी इस प्रकार से डेल्टा बनाती। और डेल्टा क्षेत्रों के अंदर ये जो ऊंची उठी हुई भूमि है, डेल्टा क्षेत्रों के अंदर ऊंची उठी हुई भूमि को किस नाम से जानते हैं, चार के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, डेल्टा क्षेत्रों के अंदर जो भूमि ऊंची उठी हुई है उसे किस नाम से जानेंगे, चार के नाम से जानते हैं। अब ये याद रखें, चार हो गया। अब जो लास्ट पॉइंट बनता है वो हमारे पास में बनता है बिल। बिल क्या होता है, तो याद रखिएगा, डेल्टा क्षेत्रों के अंदर जो ऊंची उठी हुई भूमि है उसे तो चार के नाम से जानते हैं, लेकिन डेल्टा क्षेत्रों के अंदर जो आर्द्र जलमग्न भूमि है, डेल्टा क्षेत्रों के अंदर जो आर्द्र जलमग्न भूमि है, उस आर्द्र जलमग्न भूमि को किस नाम से जानते हैं, तो आप याद रखिएगा बिल के नाम से। डेल्टा क्षेत्रों के अंदर जो ऊंची उठी हुई भूमि है, बीच में जो ऊंची उठी भूमि है उसे किस नाम से जानते हैं, चार के नाम से। लेकिन डेल्टा क्षेत्रों के अंदर जो आर्द्र जलमग्न भूमि है, आर्द्र जलमग्न भूमि उसे किस नाम से जानते हैं, बिल के नाम से। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप नोट कर लीजिए। वैसे ये किसी छोटे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये याद होने चाहिए। डेल्टा क्षेत्रों के अंदर जो बीच में ऊंची उठी भूमि है, चार के नाम से, और डेल्टा क्षेत्रों के अंदर जो आर्द्र जलमग्न भूमि है उसे किस नाम से जानते हैं, बिल के नाम से जानते हैं। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसके बारे में हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं, आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। उत्तर भारत का विशाल मैदान, इससे संबंधित सारे पॉइंट आप नोट कर लें और ये सभी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और कमेंट वगैरह करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किए रहे, ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो दे वो आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, और जो हमने आंसर पूछा है, जो हमने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।